Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज से हम लोग फिर क्वांटम मैकेनिक्स के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करके देखेंगे और धीरे धीरे टॉपिक आपका +2 से 12 से स्टार्ट होके आगे ऑनर्स एमएससी तक बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो हम लोग सीखे थे लाइट के बारे में, रे ऑप्टिक्स में सीखे थे लाइट क्या है। तो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए 5 डिफरेंट थ्योरीज हमने उसमें बताया था आपको कि लाइट को पहले न्यूटन ने पार्टिकल के रूप में माना था, फिर हाइगेंस ने उसे एक इलास्टिक वेव के रूप में माना था जो ईथर नाम के मीडियम में ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में माना। ठीक है, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया। कुछ दिन के बाद फिर लाइट को मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से उसे छोटे छोटे पार्टिकल क्वांटम के रूप में डिसाइड किया गया। तो जाके एक कंफ्यूजन उठा कि लाइट को हम वेव माने या पार्टिकल माने, क्योंकि कुछ घटना वेव से एक्सप्लेन हो रहा था और कुछ घटना पार्टिकल मानने से एक्सप्लेन हो रहा था। पार्टिकल मानने से 2 घटना इम्पोर्टेंट था, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये 2 घटना जो था, इन दोनों को हम लोग पार्टिकल नेचर लाइट का मानेंगे तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत दिनों तक ये कंफ्यूजन बना रहा। साइंटिस्ट लोगों का 2 ग्रुप बन गया, कुछ लोग उसे वेव मान रहे थे और कुछ लोग इसे पार्टिकल मान रहे थे। फिर बाद में 1923 ईस्वी में एक ग्रैंड सिंथेसिस हुआ जब डी ब्रॉय का डुअल वेव पार्टिकल ड्यूलिटी थ्योरी आया। उन्होंने ये बताया कि लाइट को डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, 2 तरह का स्वभाव है। ये एज ए वेव भी काम करता है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है। इसी पे हमारा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन का डुअल नेचर मतलब 2 तरह का स्वभाव, एक वेव के रूप में और एक पार्टिकल के रूप में। 1923 ईस्वी में ये सिंथेसिस हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा आज उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, जो रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन से रिलेटेड जो वेरियस फेनोमेनन है, घटना है, उसको हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ घटना जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये जो 3 इंटरैक्शन है, इसमें रेडिएशन का रेडिएशन से ही इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस विथ रेडिएशन इटसेल्फ। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में रेडिएशन का रेडिएशन से ही इंटरैक्शन होता है। तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह का जो फेनोमेनन होगा जिसमें रेडिएशन का रेडिएशन से इंटरैक्शन हो, तो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम माने थे, उस वेव कैरेक्टरिस्टिक से हम इन तीनों घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह पहला कैटेगरी हुआ, ठीक है, जिसमें रेडिएशन का रेडिएशन से इंटरैक्शन होता हो। अब सेकेंड कैटेगरी में वैसे फेनोमेनन को हम लेंगे जिसमें रेडिएशन का इंटरैक्शन मैटर के साथ हो रहा हो। तो सेकेंड इंटरैक्शन होगा जिसमें रेडिएशन का इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस विथ मैटर, जिसमें रेडिएशन आके मैटर से टकराएगा और वहाँ इंटरैक्शन होगा। तो वैसी घटना कौन सी है? तो इसी में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को देखते हैं, जहाँ रेडिएशन मैटर से इंटरैक्ट करता है। तो ऐसी घटना को हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली पार्टिकल नेचर, जो लाइट को हम छोटे छोटे पार्टिकल क्वांटम के रूप में इमेजिन करेंगे, उसी प्रिंसिपल से इन घटनाओं को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो कुछ घटना हो गया जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा, कुछ घटना हो गया जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डुअल कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं रेडिएशन का, ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक है। और कुछ घटना ऐसी भी है जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देखें, लाइट एक सीधी रेखा में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फिर रिफ्लेक्शन जान रहे हैं, रिफ्रैक्शन, ये सब जो घटना है जिसमें रेडिएशन का इंटरेक्शन ना तो रेडिएशन से हो रहा है ना ही मैटर से हो रहा है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसी घटना जिसमें कोई इंटरेक्शन ना तो रेडिएशन से हो ना मैटर से हो, इसको हम दोनों में से किसी भी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फेनोमेनन को कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ द टू नेचर, या तो वेव नेचर से एक्सप्लेन करें और या तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि कुछ घटना वेव नेचर से एक्सप्लेन्ड होगा, कुछ घटना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन्ड होगा, और कुछ घटना ऐसी भी है जिसको हम दोनों ही स्वभाव से, दोनों में से किसी भी एक स्वभाव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक बात ध्यान रखेंगे, इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कोई भी एक खास घटना लेंगे तो उसमें रेडिएशन का कोई खास ही स्वभाव काम करेगा, या तो वो वेव के रूप में उसको देखेंगे या पार्टिकल के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रेडिएशन हैज ए पर्टिकुलर नेचर, एक खास स्वभाव ही होगा, या तो उस घटना में वो वेव के रूप में बिहेव कर रहा होगा या पार्टिकल के रूप में बिहेव कर रहा होगा। दोनों ही कंसेप्ट को एक साथ नहीं लगाएंगे, एक खास एक्सपेरिमेंट में एक खास नेचर ही यूज होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे। हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन समझ गए कि रेडिएशन का डुअल नेचर है, दोनों तरह का स्वभाव है, वेव का भी है पार्टिकल का भी है। अब हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं हर में से हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना पड़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के इमिशन का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कोई भी हम मेटल सरफेस लेते हैं, कोई भी मेटल सरफेस, तो इस मेटल सरफेस से मान लीजिए हम जिंक मेटल है, जिंक का हम सरफेस लिए और इस सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकालना है, ठीक है, तो ये बाहर आराम से निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स का ये समूह रहता है। पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज आयन से अट्रैक्टेड रहता है, तो हमको इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस काम के लिए हमें सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी वो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करके मेटल सरफेस से बाहर आएगा। तो हम कितना एनर्जी दें, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कम से कम हम कितना अमाउंट में एनर्जी दें रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए आउट ऑफ ए मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस से। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये मेटल का वर्क फंक्शन कहलाएगा। मिनिमम हम कितना एनर्जी बाहर से, इधर से हम कोई एनर्जी दे रहे हैं, तो मिनिमम कितना एनर्जी दें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसको हम लोग जनरली W लेटर से रिप्रेजेंट करें या 5 से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो W से या 5 से हम लोग मेटल
किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्क फंक्शन क्या है, तो ये आप समझ गए कि हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, इसके लिए कितना मिनिमम एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्क फंक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, ये मेटल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मेटल कैसा है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे पता चलेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होल्ड करने की शक्ति ज़्यादा है, टेंडेंसी ज़्यादा है, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंडेंट है एंड ऑल्सो नेचर ऑफ इट्स सरफेस, और उसका सरफेस कैसा है उस पर भी ये डिपेंडेंट होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, जैसे प्लैटिनम का जो वर्क फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और इसका वैल्यू है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सीजीएम का सबसे लोएस्ट है। इसका मतलब कि सीजीएम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसको कम ही एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, और वर्क फंक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ओके, तो प्लैटिनम का वर्क फंक्शन हाईएस्ट है और सीजीएम का लोएस्ट है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आपको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना है वो आप अब कैसे आप प्रोवाइड करते हैं, आप जिस विधि से प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से हम इमिशन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम एनर्जी किस रूप में दे रहे हैं, जिस रूप में एनर्जी देंगे उस तरह का नाम हम डालेंगे। जैसे पहला जो तरीका बन सकता है दैट इज कॉल्ड थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन, तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, थर्मो है, इसका मतलब आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो आप उस मेटल सरफेस को गर्म कीजिए। ठीक है, कितना गर्म कीजिए कि आप वर्क फंक्शन जो उसका है उतनी हीट एनर्जी आप सप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो अगर आप वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है वो अगर हीट के रूप में देते हैं और उससे जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो दैट इमिशन विल बी कॉल्ड थर्मो आयनिक इमिशन। ओके, सेकेंड इमिशन होगा फील्ड इमिशन। फील्ड का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ प्लस चार्ज, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, दो प्लेट लिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, तो हमने इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन कर लिया। फील्ड का क्रिएशन कर लिया और बीच में हम कोई मेटल का सरफेस रखें, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पे अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा। तो आप इस फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि ये फील्ड के कारण, इस फील्ड के अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो बाहर निकल जाए तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। तो इस तरह के इमिशन को हम लोग फील्ड इमिशन कहेंगे, जहाँ हम वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, तो इतने वोल्ट पर मीटर का अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और तब उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगे तो दैट इज कॉल्ड योर फील्ड इमिशन। ये दूसरे तरह का एक प्रोसेस हुआ जिससे हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर सेकेंड इमिशन, फील्ड इमिशन। एंड थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो मेन हमें पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, तो अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, फोटो मीन्स यहाँ लाइट हो गया। ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के रूप में अगर हम एनर्जी को भेजें तो कोई भी मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे आप लाइट के रूप में रेडिएशन भेज रहे हैं। ओके, तो अगर लाइट हम यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, यहाँ हर फ्रीक्वेंसी काम नहीं आएगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो आगे हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में समझेंगे। तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का हम लाइट इस पे भेजते हैं तो देखते हैं इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस घटना का नाम हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देंगे, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ओके,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। वैसा इलेक्ट्रॉन जो लाइट के इंसिडेंट होने के कारण निकला हो, तो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का हो गया। ठीक है, चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को ही हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या हुआ था इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले 1887 ईस्वी में 1887 में हर्ज के द्वारा हुआ था। हर्ज जिस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय उनको इस घटना के बारे में पता चला। ठीक है, हर्ज के द्वारा 1887 में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में दो साइंटिस्ट का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक हॉलवाच और एक लिनार्ड। ठीक है, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की घटना को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। लिनार्ड ने क्या देखा? लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को इमीटर प्लेट पे इंसिडेंट होने देते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो, तो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड हो, उसमें अगर इमीटर प्लेट और एक कलेक्टर प्लेट होता है, तो इमीटर प्लेट पे अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट होने देते हैं, तो देखते हैं कि करंट फ्लो करने लगा सर्किट में। करंट फ्लो तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आता है तभी करंट बनता है, तो इसका मतलब कि इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ होगा, तभी जाके करंट बना है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को इमीटर प्लेट पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और करंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हॉलवाच ने भी 1988 में इन्होंने देखा क्या कि अगर हम एक जिंक प्लेट लेते हैं जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, अब इस जिंक प्लेट को हम एक इलेक्ट्रोस्कोप से टच करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप आप पढ़े होंगे कि कोई भी बड़ी चार्ज है या नहीं, उसको चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो जिंक प्लेट पे निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है। जिंक प्लेट को अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप से डालिएगा तो गोल्ड जो लीफ होगा वो लीफ उसमें फैल जाएगा। आप पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़े होंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो वो प्लेट फैल जाएगा। ये जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, ये हम पहले से जान रहे हैं। तो देखा गया क्या कि अगर हम जिंक प्लेट को अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इंसिडेंट करवाते हैं, उस प्लेट पे अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलता चला गया, तो चार्ज निगेटिव चार्ज जो था वो घटता जाएगा और धीरे धीरे वो लूज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप का जो दोनों प्लेट है वो धीरे धीरे नज़दीक आके अल्टीमेटली दोनों अटैच हो गया, सट गया, जो डाइवर्जेंस था वो खत्म हो गया। तो हॉलवाच ने भी 1988 में ये घटना इन्होंने दिखाया। तो इस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, तो द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम यहाँ पे मेटल का कोई सरफेस लिए, लिनार्ड ने और हॉलवाच ने देखे कि आप जिंक का प्लेट लिए थे वो लोग, तो अल्ट्रा वायलेट रेज हम इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी भी मेटल के सरफेस पे, और जब इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी स्टार्ट हो गया। तो द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे से कब हो, तो व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, जब लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसीलिए लिखा गया सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। तो द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसको नाम हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देंगे। एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। चलिए, तो ये जो घटना है, इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए उस समय जो लाइट का वेव थ्योरी मेरे पास था, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस थ्योरी से इस घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। तभी जाके हमें मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को लगाना पड़ा। उसमें हम लोग समझेंगे कि एनर्जी का जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि रुक रुक के एक छोटे से पैकेट्स के रूप में होता है, और उस पैकेट्स का नाम, बंडल्स का नाम ही हम लोग क्वांटम देते हैं। और एक क्वांटम की एनर्जी जो होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। आप पढ़े होंगे E इज इक्वल टू एच म्यू, ये फार्मूला, ठीक है। ये मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ही हम कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट का नाम प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी एनर्जी का रेडिएशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा तो इसी क्वांटम के मल्टीपल में होगा, या तो एक क्वांटम मिलेगा या तो दो क्वांटम मिलेगा। जैसे हम लोग चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़े थे कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। कहीं भी चार्ज अपीयर होगा तो Q इज इक्वल टू एनी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिनिमम अमाउंट है और इसी का मल्टीपल कहीं पे अपीयर होगा। उसी तरह ये जो E इज इक्वल टू एच म्यू है, ये एनर्जी का छोटा सा पैकेट है, ये मिनिमम वैल्यू है, और इसी का मल्टीपल कहीं भी अपीयर होगा। एनर्जी का इवोल्यूशन हो तब, या एब्जॉर्प्शन हो तब। तो ये मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है। इसी क्वांटम थ्योरी को जब हम लगाते हैं तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और यहीं से एक क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत भी होती है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन नहीं करने के कारण ही मेरा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है, जहां मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो धीरे धीरे फिर इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।